नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है सुपर 100 कार्यक्रम में। और बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो बच्चों, अब हम आपके नए चैप्टर में इंटर करते हैं। यहाँ से बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स, वो जो आपका चैप्टर का नाम है बच्चों, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति बच्चों। दैट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। कि रेडिएशन और मैटर का क्या बच्चों, ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। मीन्स बच्चों, मोटे मोटे तौर पर आप ऐसा समझ सकते हो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी फिजिक्स छुपी हुई है बच्चों, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी फिजिक्स छुपी हुई है, ठीक है। तो यहां पर आप इस चैप्टर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो ये यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है। दिस यूनिवर्स, जो ये ब्रह्मांड है बच्चों, ये यूनिवर्स, मान लो ये यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड जो है, दो चीजों से मिलकर बना है। मान लो फिलहाल कि ये ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। पहला द्रव्य और ऊर्जा, पहला लिख लेता हूं मैं ऊर्जा, और दूसरा द्रव्य। मतलब दिस यूनिवर्स इज मेड बाय मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी मीन्स रेडिएशन, मैटर दैट इज द मैटर। कि ये जो ब्रह्मांड है ये मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है। मैटर दैट इज द मैटर, द्रव्य का मतलब मैटर, एनर्जी का मतलब यहां पर रेडिएशन से मतलब है। यहां देखो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बच्चों क्या है कि इस नेचर में एनर्जी का ड्यूअल नेचर, इस जो ऊर्जा होती है बच्चों, जो रेडिएशन है उसका ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर का मतलब वो तरंग की प्रकृति, मतलब जैसे प्रकाश है, प्रकाश रेडिएशन है, तो प्रकाश तरंगों के रूप में भी आगे बढ़ता है और पार्टिकल के रूप में भी आगे बढ़ता है। मतलब प्रकाश का ड्यूअल नेचर है, वो तरंग का रूप भी दिखा सकता है और कण का रूप भी दिखा सकता है। तो मीन्स ये रेडिएशन जो है इसका क्या है बच्चों, ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब जो ये आपकी माना आपका लाइट है, लाइट का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर मतलब तरंग प्रकृति। क्या होता है बच्चों, तरंग प्रकृति। क्या है, तरंग प्रकृति भी होती है और कण प्रकृति भी होती है। मतलब जो आपने पिछले चैप्टरों में पढ़ा है कि प्रकाश रे के रूप में आगे जाती है, प्रकाश तरंगों के रूप में आगे जाती है, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे प्रकाश कणों के रूप में आगे जाती है, जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर। तो मतलब कि ऊर्जा का, रेडिएशन का बच्चों क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। इसको मैं थोड़ी दूर लिख लेता हूं, ठीक है। रेडिएशन का क्या होता है बच्चों, ड्यूअल नेचर होता है। एनर्जी जो आपका रेडिएशन, आप विकिरण बोल सकते हैं इसको, और विकिरण क्या है बच्चों, ऊर्जा है एक प्रकार की। तो विकिरण का ड्यूअल नेचर होता है वेव एज वेल एज पार्टिकल। मतलब वेव तो तरंग और कण की प्रकृति दोनों होती है। तरंग की प्रकृति को कौन कौन से फिनोमिना समझा सकते हैं बच्चों, तो व्यतिकरण और विवर्तन ये बताता है कि ऊर्जा का क्या होता है, जो ऊर्जा है मतलब जो प्रकाश है आपका, जो विकिरण है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। जबकि बच्चों जो फिनोमिना, जो घटना ये बताती है कि ऊर्जा कणों के रूप में मिलकर बनी है, ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में मिलकर बनी है, जिसको हम फोटोन कहते हैं। तो जो फिनोमिना ये बताता है कि ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में बनी है, वो बताता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या बताता है कि विकिरण की कौन सी प्रकृति होती है, कण प्रकृति होती है। तो जो कण की पार्टिकल का नेचर, विकिरण का जो पार्टिकल नेचर दिखाता है, वो फिनोमिना कौन सा है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यही हम पढ़ने वाले हैं, यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो बताता है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में मिलकर बना है, जिनको हम फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश का जो कण है, प्रकाश का जो पैकेट है वो फोटोन है। तो ये कौन सा फिनोमिना हमें बताता है,
प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। ये तो हुआ यूनिवर्स के एक पार्ट का काम। जब आप ये अपनी अगली क्लासेस में जाएंगे या इसका दूसरा वाला पार्ट जो है वो बताता है कि मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है। कण, द्रव्य, द्रव्य का भी क्या होता है, द्रव्य का भी डुअल नेचर होता है बच्चों। एक तो कण जो हम हैं ही, ये पार्टी, ये कण है, मैं कण हूं। हमारा कण की प्रकृति के साथ साथ कौन सी प्रकृति भी होती है बच्चों, तरंग की प्रकृति भी होती है। मतलब बच्चों जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो वो कण के साथ साथ तरंग की प्रकृति भी दिखाते हैं और वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी होती है। हमारा जो प्रकृति है बच्चों, हम कण के साथ साथ तरंग की प्रकृति भी रखते हैं। अगर हम मोशन करने लग जाएंगे तो हमारे साथ तरंग की प्रकृति भी एसोसिएट होती है। लेकिन अब तक एक्सपेरिमेंटली जो हमारी तरंग आती है, तरंग की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही छोटी है और आज तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं बना है कि अगर हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं तो हमारे साथ जो तरंग प्रकृति एसोसिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ को हम एक्सपेरिमेंटली निकाल पाए। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उस पर पार्टिकल के साथ साथ तरंग की प्रकृति को भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है। और बच्चों उसी को हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं कि जहां हम पार्टिकल के वेव नेचर की स्टडी करते हैं, द्रव्य के वेव नेचर की स्टडी करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो इसका भी ड्यूअल नेचर, इसका भी ड्यूअल नेचर। जो कण का, जो मैटर की कण प्रकृति के बारे में, सॉरी मैटर की मतलब द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में जो सबसे पहले बताया था बच्चों, वो डी ब्रोगली ने बताया था, डी ब्रॉय ने बताया था। इसलिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डी ब्रोगली की तरंग दैट दे आर डी ब्रॉय तरंग, द हाइपोथेसिस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉय। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब इसमें विकिरण के अंदर आज हम ऊर्जा के मतलब विकिरण के अंदर ऊर्जा के अंदर कि उसका ऊर्जा का पार्टिकल नेचर होता है और पार्टिकल नेचर दिखाने का जो सबसे पहला एविडेंस था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पहली वाली लाइन क्या है आपकी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव ऊर्जा के कण प्रकृति को समझाता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव, सबसे पहले बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या समझाता है, ऊर्जा के कण प्रकृति की व्याख्या करता है, कण प्रकृति की व्याख्या करता है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन पार्टिकल को हम वेव पैकेट बोलते हैं। इन वेव पैकेट का नाम क्या है, फोटोन है। ठीक है, ओके, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल कि प्रकाश विद्युत प्रभाव ऊर्जा के कण प्रकृति की व्याख्या करता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन के अब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, कैसे होगा, क्या देखा गया इसमें ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों क्या हुआ कि हमने किसी मेटल, एल्कली या एल्काइल मेटल की धातु ली। ठीक है, ये हमने कोई मेटल की धातु ली। ओके बच्चों, अब इस मेटल की धातु में आपको पता है कि सरफेस में, इसके आउटर सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, है ना बच्चों। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमने इस धातु की सरफेस में उचित आवृत्ति की, देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना आपका, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है उसमें बच्चों आपका रेडियो वेव से गामा रेस तक क्या है, रेडिएशन है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से उचित तरंग की आवृत्ति जब हमने क्या किया, फोटो इस धातु पर डाला बच्चों, तो इस धातु से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। तो बच्चों सुनना जरा बात को, अगर ये जो हम ये लाइट डाल रहे हैं इसमें, ये विकिरण डाल रहे हैं, सॉरी, इस विकिरण को जो धातु की सरफेस पर डाल रहे हैं, अगर विकिरण के पास सिर्फ तरंग की प्रकृति होती तो बच्चों ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाता, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाता। यहां पहले वो सबको एनर्जी देता, कुछ टाइम लेता
और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते। लेकिन इस प्रोसेस में क्या देखा गया कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन उच्च आवृत्ति तथा निम्न तरंग दैर्ध्य की विकिरण इसमें डाली, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। बच्चों ये तभी पॉसिबल है, इस चीज को मैं ऊपर बना देता हूं, ये बच्चों तभी पॉसिबल है जब देखो हुआ क्या, लेट अस सी हियर, हुआ क्या बच्चों इसमें कि ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा बच्चों, देखो ये आपका, इसको मैं ऊपर बना देता हूं, यहां पर ये धातु का सरफेस है, इस पर इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है, और यहां से ये विकिरण आया, माना इस पर टकराया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन के इस प्रकार निकलने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देखो कि जब किसी धातु पर उचित विकिरण, अब उचित विकिरण क्या है समझ में आएगा, जैसे दृश्य प्रकाश एल्कली मेटल के लिए पराबैंगनी विकिरण आदि आपतित किया जाता है, तो धातु की सरफेस से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और कैसे बोल सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा मतलब विजिबल रे जब आपने डाली, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के मोशन से अगर हम जिस करंट को जनरेट करेंगे वो करंट क्या कहलाएगी, आपकी फोटो करंट कहलाएगी बच्चों, तो प्रकाश विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल, अगर इसमें भी क्या है बच्चों कि अगर विकिरण के पास, अगर इस विकिरण के पास सिर्फ तरंग की प्रकृति होती तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर पाता बच्चों, और तुरंत उत्सर्जित नहीं कर पाता। तो यहां पर बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट थे, निलार्ड थे, हर्ज थे, मिलिकन थे, ओके, इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली आइंस्टाइन इसमें पिक्चर में आए, और आइंस्टाइन ने जो आपका मैक्स प्लैंक की थ्योरी का यूज करके बोला कि भाई ये पॉसिबल तभी है जब इस पर छोटे छोटे पार्टिकल टकरा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन पर। देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन एक कण है, माना ये समझो कि ये एक बॉल है, ये बॉल यहां से उधर कब जाएगी, जब दूसरी बॉल आकर इस पर टकराए। समझ में आ रही बात कि ये जो उन्होंने बोला कि जो ये प्रकाश है, ये प्रकाश जो विकिरण है, ये छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है, और एक बंडल को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, मतलब एक बॉल दूसरे बॉल से टकराई, तो ये बॉल सीधा भाग गए। समझ में आ रही बात, मतलब प्रकाश के पास या विकिरण के पास तरंग के साथ साथ कण की प्रकृति भी है। समझ में आ रही बात, प्रकाश के साथ, प्रकाश के पास तरंग के साथ साथ कण की प्रकृति भी है, क्योंकि यहां से भाई इलेक्ट्रॉन कब भागेगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब दूसरा कोई पार्टिकल उस पर आके टकराए। लेकिन हां, अंतर यहां पर क्या है, यहां पर अभी एनर्जी का पार्टिकल टकरा रहा है, और इस एनर्जी के पार्टिकल को क्या बोला गया बच्चों, फोटोन बोला गया। और इस एनर्जी के पार्टिकल को क्या बोला गया, फोटोन बोला गया। मतलब जो ये विकिरण है, इसके पास बच्चों तरंग की प्रकृति भी है और कण की प्रकृति भी है। कण की प्रकृति, इसको बोलना ही पड़ा हमें कि ये छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है। क्यों, क्योंकि नहीं तो ये नहीं समझा पा रहे थे हम कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर कैसे निकलेगा, तरंग तुरंत कैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं था। और भी कारण है इसके बहुत सारे, ठीक है, कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जबकि एनर्जी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़े, सो ऑन, जो भी है। ठीक है, तो ये पहला कारण है इसका। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि जब किसी धातु पर उचित विकिरण का प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब यहां पर इससे यह निष्कर्ष निकला बच्चों कि जो आपका, सुनना जरा बात को, जो आपका क्या था बच्चों, जो आपका प्रकाश है वो कणों से मिलकर बना है, और प्रत्येक कण को हम बच्चों फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि भाई ठीक है कि प्रकाश का कण प्रकृति भी है
और प्रकाश की तरंग प्रकृति भी है। मतलब विकिरण की कण प्रकृति भी है और विकिरण की तरंग प्रकृति भी है। लेकिन ये तरंग कब दिखाएगा, तरंग की प्रकृति कब दिखाएगा और कण की प्रकृति कब दिखाएगा? बच्चों अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल ऐसा नहीं आया है कि जिसमें साइमल्टेनियसली ये दोनों प्रकृति को एक साथ दिखाए, वो नहीं दिखा सकता है। एक साथ हम केवल एक ही प्रकृति को देख सकते हैं। तो कब ये तरंग की प्रकृति दिखाएगा, कब ये कण की प्रकृति दिखाएगा? प्रकाश की बात कर रहा हूं मैं, तो मतलब विकिरण की बात। तो सुनो बच्चों, जब एक विकिरण दूसरे विकिरण के साथ मिलाएंगे तो विकिरण की तरंग प्रकृति दिखाएगी। बच्चों क्या कह रहा हूं मैं कि जब एक विकिरण को, जब एक प्रकाश को आप दूसरे प्रकाश के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जैसे इंटरफेरेंस में एक वेव ये आई, एक वेव ये आई, सुपर इंपोज किया तो इसने तरंग की प्रकृति दिखाई। तो ये क्या दिखाएगा बच्चों? तरंग की प्रकृति दिखाएगा। याद रखना इस बात को, ओके। लेकिन जब आप एक विकिरण को किसी मेटल पर इंटरेक्ट करेंगे, यहां तो ये भी ऊर्जा विकिरण, ये भी विकिरण, दोनों के विकिरण के सुपर इंपोज में विकिरण ने कौन सी प्रकृति दिखाई? तरंग की। लेकिन जब आप, सुनते रहना, जब आप एक विकिरण को, एक तरंग को, मतलब एक ऊर्जा को जब किसी मेटल पर, ये द्रव्य है ना, अरे ये धातु का मेटल है, जब किसी द्रव्य पर आप इंटरेक्ट कराओगे, किसी द्रव्य पर क्या कराओगे, इसको आपतित कराएंगे, तब ये विकिरण किसके प्रकृति दिखाएगा बच्चों? कण की प्रकृति दिखाएगा। समझ में आ रही बात? समझो जरा बात को, बहुत गहरी बात है कि when one wave are superimposed to another wave, it's so a wave nature of light. or when a one wave are superimposed or incident on a matter, तो then show the particle nature of wave. और उसी पर इस कण की प्रकृति दिखाएगा। और इसी कण को क्या कहा बच्चों? फोटोन कहा। इसी कण को क्या कहा बच्चों? सबसे पहले फोटोन कहा गया। तो मैं यहां पर मिटा रहा हूं, विकिरण का विकिरण के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कौन सी प्रकृति दिखाएगा? तरंग की प्रकृति दिखाएगा। विकिरण मतलब ऊर्जा, समझ सकते हो आप, ऊर्जा प्लस ऊर्जा, तरंग प्रकृति का। ऊर्जा को आपने द्रव्य में इंसिडेंट, द्रव्य मतलब पानी नहीं है, ये द्रव्य का मतलब है मैटर, द्रव्य है ना, द्रव नहीं है, ठीक है। तो ये क्या दिखाएगा? कण की प्रकृति दिखाएगा, ठीक है बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां पर थोड़ी से पिक्चर में यहां पर से फोटोन आता है बच्चों, कि ये फोटोन है क्या। तो यहां पर इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी से फोटोन के बारे में तुम्हें कुछ जानकारियां होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो फोटोन, फोटोन क्यों आया? जब मतलब प्रकाश छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है। आइंस्टाइन लोगों ने इसके बारे में हमें बताया है बच्चों। तो फोटोन सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फोटोन ये बीच में सिंक कर गया, इस टॉपिक के बीच में सिंक कर गया बच्चों फोटोन, ओके। और अलग से भी आप इसको पढ़ सकते हो फोटोन। तो फोटोन सबसे पहले बच्चों ये क्या है? एनर्जी का पार्टिकल है, कण का पार्टिकल नहीं है, द्रव्य का पार्टिकल नहीं है। सबसे पहले ऊर्जा का बंडल, ऊर्जा का बंडल, वेव पैकेट ऑफ लाइट। क्या है बच्चों ये? दिस इज द वेव पैकेट ऑफ लाइट, वेव पैकेट ऑफ लाइट या वेव पैकेट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। लाइट इज ए पार्ट ऑफ, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एनर्जी, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, वो छोटे छोटे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, सॉरी इंफ्रारेड, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, है ना, एक्स रे, गामा रे एंड सो ऑन। ये जो आपका स्पेक्ट्रम है इसी से डिसाइड होता है बच्चों कि प्रत्येक प्रकार के तरंग की, फोटोन की ऊर्जा प्रत्येक होती है, अलग अलग होती है। तो आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत क्वांटा सिद्धांत के अनुसार बच्चों क्या होता है कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करती है। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बनी है, बंडलों से मिलकर बनी है। और जिन बंडलों को क्या कहते हैं हम? बंडलों से मिलकर बनी है, जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है।
प्रकाश छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहता है, फोटोन। फोटोन कहा जाता है। और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी तथा प्रत्येक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू जो होती है बच्चों, प्रत्येक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां H क्या है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक अचर है, जिसका मान कितना होता है बच्चों, H इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू जो है बच्चों, न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, ऊर्जा के फोटोन की आवृत्ति है। बच्चों यही डिसाइड करता है कि ये फोटोन किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किस पार्ट का फोटोन है। क्या ये गामा का फोटोन है? गामा के फोटोन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो प्रत्येक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू है। न्यू क्या है बच्चों, प्रकाश के तरंग फोटोन की आवृत्ति, और एच क्या है, कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये डिसाइड करेगा कि किस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। जो रेडियो तरंग है उसके फोटोन की एनर्जी सबसे कम, इसलिए वो सबसे दूर, और गामा के फोटोन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसलिए उसकी एनर्जी, उसके फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा। बच्चों समझो जरा बात को, इसीलिए हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझा पाए, क्योंकि हमें फोटोन के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन उसके लिए दी। और उन्होंने क्या कहा, मैक्स प्लैंक की थ्योरी का यूज करके, कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है, जिन बंडलों का नाम क्या कहा गया बच्चों, फोटोन। और फोटोन किसका पार्टिकल है, एनर्जी का, मैटर का पार्टिकल नहीं है। फोटोन किसका पार्टिकल है बच्चों, एनर्जी का पार्टिकल है। तो इज इट क्लियर? तो मैक्स प्लैंक ने वेव पैकेट बोला इनको, आइंस्टाइन ने इनको एनर्जी पार्टिकल बोला, और फाइनली इनका नाम क्या रख दिया, फोटोन रख दिया। तो एनर्जी पार्टिकल। तो अब हम इसको समझा सकते हैं कि देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, एक पार्टिकल इस पर टकरा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले क्या समझा रहा है, कि लाइट का एनर्जी का पार्टिकल नेचर होता है। समझ में आई बात, एकदम क्लियर? तो दैट इज द एनर्जी पार्टिकल होता है। तो सबसे पहले फोटोन ऊर्जा का बंडल है, प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। फोटोन की प्रत्येक फोटोन की एनर्जी ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां एच प्लैंक कांस्टेंट और न्यू उस तरंग उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, या उस फोटोन की आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, ओके ये तो फोटोन के बारे में, ये फोटोन की डेफिनेशन हुई। अब बच्चों फोटोन की आपकी 4-5 प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, फोटोन की 4-5 प्रॉपर्टी है बच्चों, जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। देखो सबसे पहले एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी कितना होता है बच्चों, एच न्यू। एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कितनी है बच्चों, एच न्यू। अब सुनना बच्चों, ये एच न्यू आपकी किस में होगी बच्चों, जूल में। अब जानते हैं आप, न्यू इज इक्वल टू आवृत्ति इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। मतलब आवृत्ति इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, प्रकाश की चाल इन वाई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की चाल वाई में, सी अपॉन, और उस तरंग दैर्घ्य, उस जो प्रकाश का तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सी अपॉन लैम्डा। अरे यस एंड नो, ये क्या है, आवृत्ति। तो यहां वैल्यू रखो, तो एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज सकते हो, जो दिया है। ये लैम्डा क्या है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरंग दैर्घ्य। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके ठीक है। तीसरी बात बच्चों, दूसरी बात कि बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, प्रकाश जो है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो निर्वात या वायु में किसकी स्पीड से जाएंगे, सी की स्पीड से जाएंगे। निर्वात और वायु में उनकी स्पीड क्या होगी बच्चों, प्रकाश की चाल से जाएंगे, वो सी स्पीड से। इज इट क्लियर? ओके। तीसरी बात, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है फोटोन। फोटोन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब बच्चों जरा समझना मुश्किल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात को भी, कि देखो अगर कोई बंदा 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है
और कोई दूसरा लड़का 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो इनमें रिलेटिव मोशन कितना हो गया, एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा। तो देखो एक देखेगा तो बोलेगा यस वो 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर कर रहे हैं। एक बैठा है गाड़ी में, एक गाड़ी जा रही 10 मीटर पर सेकंड से उधर, एक इधर आ रही है। तो देखो जब एक बैठा है दूसरे को देख रहा है तो उसको ये लग रहा है कि वो 20 मीटर पर सेकंड से उधर भाग रहा है, और वो इसको देख रहा होगा तो उसको लग रहा होगा 20 मीटर पर सेकंड से उधर भाग रहा। इसको बोलते हैं कि डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं बच्चों। मतलब कि अगर तुमने दो टॉर्च जलाए, एक सी की स्पीड से इधर भागा, एक की रोशनी इधर भागी, तो दोनों में रिलेटिव मोशन कितना होगा, इस नियम के अनुसार क्या होगा, 2c होगा। लेकिन बच्चों इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा वो सिर्फ कितना होगा बच्चों, c, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है वो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। ये आप जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे आप इस पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार। एक पोस्टुलेट ये है बच्चों। ओके, तीसरी चीज, चौथी चीज बच्चों, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे, मतलब अगर जैसे आप लाल कलर को यूज कर रहे हैं, देखना जरा बात को, 3 पॉइंट हो गए फोटोन के। चौथा पॉइंट बच्चों, अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं मतलब अगर आप फोटोन की तीव्रता को बढ़ाते हैं, किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी के फोटोन की तीव्रता को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो बच्चों उससे ऊर्जा नहीं बढ़ती है, उससे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ती है। मतलब समझाता हूं मैं, जैसे आपके पास दो बल्ब हैं, लाल कलर के दो बल्ब हैं, सुनना जरा बात को ध्यान से, लाल कलर के, ये भी लाल रंग है और ये भी लाल कलर का दो बल्ब है। ओके बच्चों, अगर ये 80 वॉट का बल्ब है, ये कितना है, 80 वॉट का बल्ब है, और ये क्या है बच्चों, 160 वॉट का बल्ब है, तो बताओ मुझे इसमें प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी बच्चों, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि लाल कलर की जो फोटोन की ऊर्जा होगी, सुनना, लाल कलर के लिए फोटोन की ऊर्जा ये है माना, तो H तो फिक्स है, लाल कलर की आवृत्ति भी फिक्स है। समझो जरा बात को, लाल कलर की आवृत्ति भी फिक्स है और H भी फिक्स है, तो प्रत्येक यहां से जो लाल कलर के फोटोन निकल रहे होंगे सबकी ऊर्जा क्या होगी बच्चों, फिक्स होगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से मतलब आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते हैं, जिसके कारण प्रत्येक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, उसी कलर के लिए है, उसी मतलब उसी वेवलेंथ का अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो आप एनर्जी को नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा रहे हैं उस कलर के। अब यहां देखो, यहां 180 वॉट था, मतलब यहां लाल कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी लेकिन प्रत्येक फोटोन की एनर्जी वही रहेगी। हां, इस टाइम पर यूनिट एरिया से अगर यहां 10 फोटोन निकल रहे हैं तो यहां निश्चित ही कितने निकल रहे होंगे बच्चों, 20 फोटोन निकल रहे होंगे। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना, कि व्हेन द इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन, बट नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। वो कब बढ़ेगा, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जब आप आवृत्ति बढ़ाओगे। आप लाल कलर की जगह पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट कलर को यूज करो तो आपकी निश्चित ही प्रत्येक फोटोन की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो तीसरी बात, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उससे क्या बढ़ता है बच्चों, फोटोनों की संख्या बढ़ती है, फोटोनों की संख्या बढ़ती है, संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ाने पर, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता बढ़ाने पर, मतलब धीमा लाल कलर, तेज लाल कलर, ज्यादा लाल कलर है ना, तो तीव्रता बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटोनों की संख्या क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। कि किसी सतह से तीव्रता बढ़ाने का, ओके, थोड़ी सी मैं लिख लेता हूं इसको,
ताकि तुम्हें आइडिया आ जाए। तो दैट इज द प्रकाश की तीव्रता। तो ये लिखो आप कि किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, किसी सतह के तीव्रता के लिए है ये, किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, अभिलंबवत, परपेंडिकुलर, अभिलंबवत गुजरने वाली प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। मीन्स इंटेंसिटी I इज इक्वल टू E अपॉन प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड। तो ये क्या होगी, आपकी प्रकाश की तीव्रता है। अगर ये बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, एनर्जी नहीं बढ़ती है। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, एनर्जी नहीं। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या, E अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। तो ये आप P अपॉन ए भी लिख सकते हो। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला E अपॉन ए इंटू टी, ऑल्सो पावर अपॉन एरिया, ये क्या है बच्चों, विकिरण शक्ति है। ये क्या है, विकिरण शक्ति है। ओके बच्चों, ये क्या है, विकिरण शक्ति। और वो 80 वाट और 160 वाट में यही बढ़ गया था, जिसके कारण प्रति एकांक क्षेत्रफल में नंबर ऑफ फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी, 160 के लिए दुगना हो जाएगी। तो इंटेंसिटी 160 के लिए दुगना हो जाएगी और 80 के लिए आधा रहेगी। समझ में आई बात, दैट्स इट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन लिखिए, हाँ ठीक है, और एक क्वेश्चन लिखिए इसमें कि 600 नैनोमीटर फोटोन वाली तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा तथा संवेग ज्ञात करो। संवेग बताओ। हाँ, एक चीज संवेग बताओ, है ना बच्चों। तो देखो, तुम्हें फॉर्मूला पता है, देखो सॉल्यूशन आप जानते हो, E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एच न्यू। अच्छा एक चीज और, E इज इक्वल टू क्या है आपका, एच न्यू। जो फोटोन का संवेग होता है बच्चों, जो क्या है, फोटोन का संवेग होता है। देखो, और संवेग का फॉर्मूला नहीं बताया ना मैंने। तो देखो, संवेग बराबर क्या होता, द्रव्यमान गुणा क्या, वेग। किसके लिए बच्चों, मैटर पार्टिकल, कण के पार्टिकल के लिए, मतलब द्रव्य के पार्टिकल के लिए। द्रव्य का मास और द्रव्य की मतलब जो, जैसे मैं भाग रहा हूं तो मेरा मास और मेरी वेलोसिटी, तो कितना हो गया मेरा संवेग, ये होगा। लेकिन ऊर्जा, फोटोन क्या है बच्चों, ऊर्जा का कण है। क्या है, ऊर्जा का कण। तो ऊर्जा के कण का जो संवेग होगा बच्चों, P इज इक्वल टू मास ऑफ द फोटोन इनटू वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन कितनी होती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ फोटोन आपने इसको लिख लिया, तो m इंटू सी आ गया बच्चों। ये क्या आ गया, m इंटू सी आ गया। इज इट क्लियर। तो दैट इज द m इंटू सी। ओके, एक चीज और कि आप यहां पर जानते हो बच्चों कि जो आपका एच न्यू है, E इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एच सी अपॉन लेमडा, HC अपॉन लेमडा बच्चों। तो यहां पर आपका m इंटू सी, ये आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो यहां पर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो देखो P इज इक्वल टू एम सी है ना, देखो P इज इक्वल टू एम सी आपका आ रहा है। तो यहां पर बच्चों ये जो होता है आपका एक फॉर्मूला, ये होता है E इंटू पी, E इज इक्वल टू P इंटू सी, E इज इक्वल टू P इंटू सी। तो यहां पर देखो, जब इसको और इसको आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे बच्चों, तो इसको इक्वेट करने से आपको क्या मिलेगा, यहां से P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, H अपॉन लेमडा। तो ये आपको याद रखना है कि जो फोटोन का मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप।
ओके और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो यहां पर मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का संवेग इज इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन लैम्डा, जहां पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो पहले हमें एनर्जी निकालनी है और फिर हमें इसका संवेग क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। इसका संवेग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, ठीक है। तो यू कैन सी दैट हियर। ओके बच्चों, तो देखो इसको कैसे करने हैं आपको, ये सी से डिवाइड करके आप फाइंड आउट कर सकते हो पी मोमेंटम कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट अस हियर, यहां पर एच न्यू, लेकिन हमें तरंग दैर्ध्य दिया है। हमें क्या दिया है बच्चों, तरंग दैर्ध्य दिया है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि जो ये फॉर्मूला था इज इक्वल टू एच न्यू, ये आंसर आएगा जूल में। किस में आएगा, जूल में। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आंसर होगा ई, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो होने वाला है बच्चों एच सी अपॉन, ये इसको लिखने वाला हूं ई लैम्डा, ई लैम्डा। अब बच्चों जब आप इसकी वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू मतलब h की वैल्यू रखोगे आप 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल, और c की 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों, तो ये आता है 1 2 3, इसको लिख लो 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और ये किस में आएगा, इन एंगस्ट्रॉन में। किस में बच्चों, इन एंगस्ट्रॉन में। लैम्डा किस में लेना है, एंगस्ट्रॉन में लेना है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, किसी बुक में क्या कर देगा ये 1 2 और इसको 400 लिख लेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 2 और ये कर देगा 400। इट इज क्लियर। तो यहां पर आप डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, उस फॉर्मूले का यूज करके। देखो E इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3 7 5 मतलब 12,375, और डिवाइडेड बाई कितना होगा बच्चों, डिवाइडेड बाई लैम्डा, लेकिन एंगस्ट्रॉन में। हमें किस में दिया है, नैनोमीटर में। अरे नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉन में चेंज करो, ये 6000 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। कितना, 6000 हो जाएगा। तो ये आंसर आपको किस में मिलने वाला है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। ये आंसर किस में मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ रहे हो मेरी बात को, अरे बात समझ पा रहे हो। 6000 नैनोमीटर था ना, एनएम का, और एंगस्ट्रॉन में कैसा हो जाएगा, सॉरी 600 नैनोमीटर था, एंगस्ट्रॉन में 10 टू द पावर माइनस 10, एक जीरो इधर एक जीरो इस पे बढ़ाया तो 10 एंगस्ट्रॉन में हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी आंसर आपका आ रहा है, ये E इज इक्वल टू कितना आ रहा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेता हूं। जितना भी इसका आंसर आ रहा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी से ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में ऐसा आता है कि उसका वेरिएशन ठीक ठाक होता है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब वेवलेंथ संवेग कैसे निकालोगे, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रख दो, एंगस्ट्रॉन में रख दो, P आपको किस में मिलेगा, केजी मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। तो वैल्यू रख के H की वैल्यू रखो इसमें 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू मीटर में रखेंगे हम यहाँ पर, तो 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो आफ्टर सिंप्लीफाइड ये जो वैल्यू आ रही है बच्चा, ये आ रही है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, इतना आ गया। तो ये स्टडी होगी हमारी फोटोन की। अब हम चलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पर थोड़ी से फोटोन के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चों, क्योंकि उससे फील आता है फिर कि यस ये लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको हम फोटोन कहते हैं। तो बच्चों यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, इस घटना को हमने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये है आपके फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इसके अंदर एक आता है बच्चों कार्यफलन। क्या आता है, कार्यफलन। इसको डिनोटेट करते हैं बच्चों फाई नॉट से। किसी बुक में अगर W होगा तो कोई समस्या नहीं है, वर्क फंक्शन W से भी डिनोटेट कर सकते हैं। कार्यफलन, कार्यफलन का मतलब यह होता है कि इस फोटोन के पास मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा, देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इस सतह से चिपका हुआ है,
इसकी पोटेंशियल एनर्जी ने इसको बांध के रखा है, ये नीचे नहीं गिर सकता है। तो इसको भगाने के लिए इस फोटोन के पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाए। तो वह न्यूनतम ऊर्जा, इस फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु सरफेस से बाहर निकालने के लिए आवश्यक हो, वह न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन कहलाती है, कार्यफलन कहलाता है बच्चों। वो क्या कहलाता है आपका? वर्क फंक्शन कहलाता है कि न्यूनतम ऊर्जा, फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु सरफेस से बाहर निकालने के लिए आवश्यक हो, वह न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों? कार्यफलन कहलाती है। और यह कार्यफलन क्या, फाई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखने वाले? H इंटू न्यू नॉट। जहां पर न्यू नॉट क्या है बच्चों? दिस इज द न्यूनतम, ये क्या है आपकी? दैट इज द अधिकतम तरंग दैर्ध्य, इतनी तो चाहिए ही चाहिए। तो दैट इज, इसको बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं बच्चों? देहली आवृत्ति। अब जरा मैं समझाता हूं। माना इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और आपने इस पर फोटोन डाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। माना तुमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन इस पर डाल दिए, मतलब जिस फोटोन की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस वाले विकिरण को आप इसमें डाल रहे, इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम चाहिए, तब वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। निकालेगा 100% गारंटी नहीं है, लेकिन निकालने के लिए 100% कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तो जितनी मर्जी आप इंटेंसिटी बढ़ा लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन की, निकाल ही नहीं सकता है। क्योंकि भाई 100 चींटी एक हाथी को नहीं भगा सकते हैं, है ना बच्चों? उसके लिए हाथी ही चाहिए होगा। तो यहां पर कम से कम तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? वो हो गया वर्क फंक्शन। और उस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए H फिक्स हो गया, तो न्यू भी फिक्स हो जाएगा। तो इस न्यू को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इससे कम आवृत्ति का फोटोन आप इसमें डालते हैं तो यहां से एनर्जी नहीं निकलेगी। तो न्यूनतम आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम आवृत्ति का जो फोटोन है, वो न्यूनतम आवृत्ति को आप क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। इससे कम आवृत्ति का फोटोन अगर आप डालेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया? कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी धातु सरफेस से बाहर निकालने के लिए आवश्यक हो, वो क्या कहलाता है? आपका वर्क फंक्शन। उसको किससे डिनोटेट? फाई नॉट और W। फाई नॉट इज इक्वल टू H इंटू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप? H न्यू, न्यू नॉट को लिख सकते हो C अपॉन लेमडा नॉट। अब सुनना बच्चों, मतलब ये न्यू नॉट को मैंने C अपॉन लेमडा नॉट लिख लिया। भाई मैं जानता हूं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो जो ये लेमडा नॉट है बच्चों, इसको बोलते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य। तो ये देखो, ये न्यूनतम वैल्यू होती है, इससे कम आप नहीं ले सकते हो। ये न्यूनतम मान है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना है, और ये अधिकतम देहली तरंग दैर्ध्य है बच्चों। ये अधिकतम है। अधिकतम का मतलब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो नहीं निकलेगा, कम फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के होते हैं। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं बच्चों? एक दूसरे के होते हैं। अब सुनो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बच्चों, इसमें आइंस्टाइन, मतलब अगर हम ज्यादा एनर्जी का यूज करते हैं, अगर हम देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति के फोटोन का यूज करते हैं, तो क्या होने वाला है? देखो, ये आपका सरफेस, यहां पर सरफेस मतलब मेटल, यहां पर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन, आपने ज्यादा एनर्जी के फोटोन का यूज किया, H न्यू, माना आपने E इज इक्वल टू H न्यू के फोटोन का यूज किया। तो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो जो इसकी एनर्जी है वो 2 कार्यों में
होगी। मतलब सामान्यतः अगर हम कॉलिजन को नेग्लेक्ट मान दें कि कोई संघट नहीं हो रहा है, सरफेस से सीधा निकल रहा है, तो दो कामों में इस फोटोन की ऊर्जा दो कामों में यूज हो रही है। एक तो ये जो ई आपने एनर्जी दी, एक तो वर्क फंक्शन में इसको बाहर निकालने के लिए, बाकी जितना बचा है बच्चों, बाकी जितना बचा है ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में इसको दे देता है, उसकी गतिज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो दे देता है बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये तो क्या है बच्चों, ये है कार्यफलन। ये क्या है बच्चों, फोटोन के आपतित फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की, आपतित फोटोन की ऊर्जा। और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। और मजेदार बात क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 से और अधिकतम के बीच में कुछ भी हो सकती है, हम सबसे मैक्सिमम वाले चांस को ले लेते हैं। और इस सारे प्रोसेस में हमने क्या किया है बच्चों कि कॉलिजन को नगण्य माना है। ओके बच्चों, तो यहां पर जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है वो किस किस में यूज हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में, और जितना बच गया वो क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में। तो आपतित फोटोन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, फाई नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सुनना बच्चों बात को, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है बच्चों, मतलब आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, E माइनस फाई नॉट, वैल्यू रख दो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई कितना है, एच न्यू माइनस ई, फाई नॉट क्या था बच्चों, एच न्यू नॉट। और यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो गया, एच कॉमन कर दो, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये है बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण जो कि आइंस्टाइन ने दिया था, और इसी पर उनको नोबेल प्राइज मिला था बच्चों। आइंस्टाइन को इसी इक्वेशन पर नोबेल प्राइज मिला था। अब आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी बच्चों, ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब सुनना बच्चों बात को, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो सरफेस से निकल रहा है। अब सुनो बच्चों, पूरी समुद्र से आप सिर्फ एक बूंद पढ़ रहे हो अभी, इसके आगे बच्चों ये इस फिनोमिना में बोला फोटोन अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो आप उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि और मान रहे हैं सरफेस से निकल रहा है, कोई कॉलिजन नहीं हो रहा, जो कि असंभव है। और ये भी मान रहे हैं कि प्रत्येक फोटोन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, जो कि असंभव है। तो ये सारे एजम्पशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिखे गए हैं, लिए गए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये इक्वेशन आपको आंख बंद करके प्रूफ करनी है, ठीक है, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर निर्भर कितना होगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, जहां न्यू क्या था, आपतित फोटोन का आवृत्ति, न्यू नॉट क्या था, देहली आवृत्ति की मिनिमम उतनी आवृत्ति तो होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकले। अगर ये बच्चों ये ज्यादा है और ये कम है, तो कभी भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। ये इक्वेशन कब निकलेगी, जब न्यू नॉट से ज्यादा हो, तब इस इक्वेशन के आने की संभावनाएं है, ठीक है। तो ये है आपका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ये क्या है, आइंस्टाइन का आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। तो ये अब इसमें बच्चों ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा, क्या आ रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा। अब हम इस पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा ठीक है बच्चों, इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप थ्योरी क्लास थी, कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, कि फोटोन जो है वो क्या है बच्चों, ऊर्जा का कण है, द्रव्य का कण नहीं है। फोटोन ऊर्जा का कण है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा अलग अलग होती है, इसीलिए हम कैटेगराइज कर पाते हैं कि ये गामा रेडिएशन का फोटोन है, ये रेडियो रेडिएशन का फोटोन है, ये विजिबल रे का फोटोन है, क्योंकि उनकी आवृत्ति अलग अलग है। इज इट क्लियर बच्चों। तो इस पर हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व बच्चों।
चांदी का कार्यफलन, चांदी का कार्यफलन कितना है? 5.26 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। जूल में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया है, जूल है। चांदी के लिए देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। चांदी के लिए देहली तरंग दैर्ध्य मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्ध्य होगी, तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, चांदी के लिए देहली तरंग दैर्ध्य क्या करनी है आपको? ज्ञात करनी है बच्चों, ठीक है। ओके, तो कैसे करने वाले हम इसको? देखो, हाँ, देहली तरंग दैर्ध्य सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है आपका, देखो, एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है? आइंस्टाइन का फॉर्मूला जो है E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां पर फोटोन की जो ऊर्जा है दैट इज द E इज इक्वल टू क्या? एच न्यू होती है। लेकिन यहां हमें क्या दिया है? यहां जो हमें दिया है वो वर्क फंक्शन दिया है। सबसे पहले क्या दिया बच्चों? वर्क फंक्शन, कार्यफलन। हमें क्या दिया है? कार्यफलन दिया है, कार्यफलन। कार्यफलन कितना दिया है? फाई नॉट इज इक्वल टू कितना दिया है? 5.26 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं जानता हूं कार्यफलन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? कार्यफलन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। न्यू नॉट जहां पर क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। अब न्यू नॉट को हम जानते हैं कि न्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। अरे न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और मीडियम, वो y डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। तो देखो, ये न्यू नॉट आपको दिया हुआ है, लैम्डा नॉट आपको निकालना है यहां से। ये क्या है बच्चों? देखो, पहले तो ये क्या था आपका? देहली आवृत्ति, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसी की बात कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन फाई नॉट। जूल में है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रख दो यहां पर, सबकी वैल्यू रख दो। एच कितना होता है बच्चों? 6.625 इंटू 10⁻⁻34। सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई फाई नॉट। फाई नॉट की वैल्यू कितनी दी है आपको? ये दिया है 5.26 इंटू 10⁻⁻19। ये किस में आ जाएगी बच्चों? वेवलेंथ है, मीटर में आ जाएगी। ये किस में आएगी? मीटर में। एंगस्ट्रॉन में या इसमें नहीं रखोगे आप, क्योंकि ये आपने किस में रखा है? जूल में रखा है। तो ये आपकी मीटर में कितना आ गया? मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेता हूं। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों 3.764 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, तो चाहो तो आप इसको एंगस्ट्रॉन में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये क्या होगी बच्चों? आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, दैट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। ये क्या होगी? आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। अगर आप इसको नैनोमीटर में चेंज करना चाह रहे हो, एंगस्ट्रॉन में चेंज करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। यहाँ पर 2 बढ़ा देने हैं, यहाँ पर भी 2 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा? नैनोमीटर में अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2 स्थान इधर 376.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और ये क्या हो जाएगा? नैनोमीटर। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हो गया है 376.4 नैनोमीटर। तो ये होगी आपकी देहली तरंग दैर्ध्य। ये क्या हो गया बच्चों? देहली तरंग दैर्ध्य। ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य है, ठीक है बच्चों। ओके, इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य को अगर आप आपतित करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इससे कम तरंग दैर्ध्य के आपतित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतना कम होगा, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, ठीक है। ओके, तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता
अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता बच्चों, तो यहां पर आपका, क्योंकि ये तो एसआई सिस्टम में है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता, जूल में कन्वर्ट करना पड़ता, 1.67 इंटू 10⁻⁻19, या फिर आप वो वाला फॉर्मूला यूज करते, फाई नॉट इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे, तब कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो दैट्स, ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस प्रकार ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के है बच्चों, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि लाइट का जो है, ऊर्जा का जो है, वो पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, और लाइट का पार्टिकल नेचर कब होता है, जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करे, तब उसका क्या होता है बच्चों, पार्टिकल नेचर होता है। और जब लाइट आपके देखो क्या कह रहा हूं मैं, कि जब आपका जो लाइट है वो लाइट से क्या करे बच्चों, इंटरेक्ट करे, तो लाइट का कौन सा नेचर दिखेगा, वेव नेचर दिखेगा, वेव नेचर ऑफ लाइट। मतलब आप यहां पर रेडिएशन भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करेगा, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। लेकिन जब आप लाइट को या रेडिएशन को किस में इंटरेक्ट करोगे, किसी मैटर में इंटरेक्ट करते हो, किसी मैटर में आप रेडिएशन को इंटरेक्ट करते हो, तो इस लाइट का कौन सा नेचर दिखता है बच्चों, पार्टिकल नेचर। इस लाइट का कौन सा नेचर दिखता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? और जो लाइट का पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो जहां एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, उस फोटोन की आवृत्ति होती है। तो इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक आप खुश रहे, आनंदित रहे। ऑल द बेस्ट।